नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ आप सभी का अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट को कैसे यूज़ किया जाता है, क्या-क्या इसकी इम्पोर्टेंस उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वर्क परमिट जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि आइडेंटिफाई करता है वहाँ पे जहाँ पे आप काम करने वाले हैं वहाँ के खतरों को और उसमें क्या-क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हो उन खतरों से बचने के लिए। ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी आपके हज़ार्ड्स हैं, जो कि आपके वर्क साइट के ऊपर हैं, उनके ऊपर सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हैं, वो ले लिए गए हैं काम शुरू करने के पहले। तो जो सेफ वर्क परमिट्स हैं, वो हमेशा किसी भी काम को करने से पहले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस काम को चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट के हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप कोई इंटरनल एजेंसी हैं या कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जो आएगी बाहर से काम करने के लिए या इन हाउस जो लोग काम करेंगे, उनके सबके लिए आपको वर्क परमिट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है वर्क परमिट? जैसे कि हमने बात करी, एक जो वर्क परमिट है एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये आपको बताता है कि जितने भी आपके सुपरवाइज़र हैं, उसको बताएगा कि आप अपने आप को किस तरीके से सेफ रख पाओगे। और जितने भी वर्क परमिट आप यूज़ करते हैं साइट के ऊपर उसको डिस्प्ले हमने ज़रूर करना चाहिए। उसके अंदर जितने भी खतरे हैं और जितने भी खतरों को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें काम शुरू करने से पहले डिस्कस की जानी चाहिए अपनी टीम मेंबर्स के साथ में। मान लीजिए आप कहीं काम करने वाले हैं, कोई भी एक्टिविटी हो जाए, एक्सकवेशन हो जाए, हॉट वर्क हो जाए, लिफ्टिंग हो जाए, लॉन्चिंग हो जाए, इसके दौरान जो भी कोई काम होगा, आप सबसे पहले अपनी टीम के साथ में बैठ के टूल बॉक्स टॉक करेंगे, जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि इस तरीके से हमको काम करना है। एक चरणबद्ध तरीका जो है काम करने का, वो वर्क परमिट सिस्टम के अंदर आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद परमिट टू वर्क क्यों ज़रूरी है? जो परमिट जो वर्क है वो डॉक्यूमेंट है जो कि परमिशन देता है आपको किसी भी काम को करने के लिए जिसके अंदर हज़ार्ड है। तो सेफ वर्क जो परमिट है वो आपको ऑथराइज़ कर देता है वहाँ पे काम करने के लिए जहाँ पे खतरे हैं, उन खतरों को देख के उनके ऊपर जो प्रिकॉशन है, वो प्रिकॉशन लेने के बाद ही आपको एक वर्क परमिट इश्यू किया जा सकता है। क्यों ले सकते हैं, क्यों लेंगे हम लोग वर्क परमिट? वर्क परमिट जो है वो स्पेसिफाइज़ करता है कंडीशंस को जो कि आपका सेफ वर्क जो है, वो उसके जो प्रोसीजर हैं, उसको स्पेसिफाइज़ करेगा, आपकी कंडीशंस को बताएगा कि यहाँ पे जो भी आप काम करने वाले हैं, वो काम करने के लिए सेफ है। तो बेसिक पर्पज़ जो है वर्क परमिट टू वर्क का वो है इंजरीज़ को रोकने का। किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से, किसी भी औज़ार से चोट ना लगे, कोई भी फैटल केस ना हो, किसी भी तरीके की मामूली छोटी-मोटी दुर्घटना ना हो। जितने भी आप ऑपरेशन आप काम करने जा रहे हैं, उन सबका सेफ होना बहुत ज़रूरी है, ये वर्क परमिट का काम है। वर्क परमिट को अगर सिस्टमैटिकली फ़ॉलो किया जाए तो। क्यों लेंगे हम लोग वर्क परमिट? वर्क परमिट जो है हमारी जो प्रॉपर्टी है, उसको डैमेज होने से बचाता है। अगर आपको किसी काम को आपको करना है, तो उसको आप असेस करेंगे पहले कि इसके अंदर कोई खतरा तो नहीं है। उस काम को असेस करने के बाद में प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी कि इसको इस तरीके से काम को करना है, तभी आप जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हो। और वर्क परमिट ये एंश्योर करता है कि जितना भी आपका काम हो रहा है वो सेफ्टी के तरीके से हो रहा है, सावधानी के साथ आपका कार्य किया जा रहा है। उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट क्यों है और कहाँ-कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है वर्क परमिट सिस्टम की? तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका कोई मेजर या माइनर मेंटेनेंस वर्क है, आप कहीं पे इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं किसी हज़ार्डस ज़ोन के अंदर, आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वर्क परमिट लगेगा। आपको कोई अल्टरेशन करनी है, आपने कोई स्कैफोल्डिंग बनाया था, उसको आपको रेक्टिफाई करके अल्टर करना है उसको। आपका जो कोई इक्विपमेंट है, कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसको आप क्लीनिंग करना चाहते हैं जो कि हज़ार्डस है, जैसे हमारा जो पंप है, जो कंक्रीट पंप है, उसकी जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं, उस टाइम पे हम लोग वर्क परमिट लेते हैं। हमारा जो हॉपर है, उसको हम लोग जब क्लीन करते हैं, तब हम लोग वर्क परमिट लेते हैं। ऐसा कोई भी हज़ार्डस एरिया जहाँ पे कि कोई दुर्घटना हो सकती है या वहाँ पे कुछ ऐसे पोटेंशियल्स हैं जो कि दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, उसके लिए आपको वर्क परमिट का ज़रूरत है। किसी भी कन्फाइंड स्पेस में जाते हुए, कन्फाइंड स्पेस में काम करते हुए आपको वर्क परमिट का ज़रूरत है। कहीं पे खुदाई करनी है तो आपको वर्क परमिट का ज़रूरी है। आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई काम करना है, कोई मेंटेनेंस करनी है तो आपको ज़रूरत है। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिट का ज़रूरत है। क्या-क्या, कौन-कौन से टाइप्स हैं वर्क परमिट के? 2 तरीके के टाइप्स हैं वर्क परमिट के, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में ये जो स्पेसिफाइड जो जो स्टेप्स हैं वो आएँगे।
क्लास 2 जो है वो जनरल रूटीन वर्क हो सकता है, उसके अंदर रूटीन वर्क होते हैं जिनके लिए खास परमिट्स की कोई इश्यू होती नहीं, जिनके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग के जो केसेज़ है बहुत कम होते हैं। तो क्लास 1 की अगर बात करें तो परमिट टू वर्क में हॉट वर्क के लिए जितने भी हज़ार्डस एरिया हैं, उसमें आपका हॉट वर्क परमिट आपको लगेगा। आप वेल्डिंग करने वाले हैं, गैस कटिंग करने वाले हैं, चिपिंग करने वाले हैं, जहाँ से कोई स्पार्क प्रोड्यूस होके आग लगा सकता है या वहाँ पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल या कंबस्टिबल मटेरियल अवेलेबल है, उसकी वजह से आग की कंडीशन बन सकती है, आग लग सकती है, तो वहाँ पे आपको वर्क परमिट लेना है। आपका जो वेसल एंट्री है, मान लीजिए आपका जो कन्फाइंड स्पेस है, कन्फाइंड स्पेस एक इस तरीके का एरिया डिफाइंड होता है जिसके अंदर की आने-जाने के जो रास्ते होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। एक आदमी जो है वो बड़ी मुश्किल से उसके अंदर हो पाता है, घुस सकता है और उसके अंदर जो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी है, आदमी को वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना संभव नहीं हो पाता है और लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन मीन्स ऑफ एस्केप होते हैं। आपका जो आने-जाने के रास्ते होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो ऐसा कोई पोटेंशियल हज़ार्ड जैसे कि आपका एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्लेमेबल गैसेस हैं, आपका कोई ऐसी जहरीली गैस वहाँ पे मौजूद है जिसकी वजह से जिसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से आपको साँस लेने में तकलीफ हो सकती है। कोई जहरीली गैस है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में आपको नहीं मिल रही है। कोई फ्लडी सिचुएशन है, या क्या आपको किसी केमिकल के साथ डील करना है, किसी स्टीम या हज़ार्डस सब्सटेंस के साथ में आपको काम करना है, वहाँ पे आपको कन्फाइंड स्पेस में जाते हुए वर्क परमिट का ज़रूरत पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल हैं कौन-कौन से कन्फाइंड स्पेस हैं, जैसे कि आपका ऑयल टैंक हो गए, आपका वाटर टैंक हो गया, आपका कंडेंसेट टैंक हो गया, आपका ऑयल वाटर सीवर पिट्स हो गए, आपके जितने भी सीवेज जो पिट्स हैं वो मैनहोल जो है उसके अंदर आते हैं, कन्फाइंड स्पेस के अंदर आते हैं। आपका टैंकर हो गया, आपका ट्रक्स के पीछे जो वाटर टैंकर लगे होते हैं, ऑयल टैंकर लगे होते हैं, वो सारे के सारे कन्फाइंड स्पेस में काउंट होंगे। क्योंकि उनके अंदर आने-जाने का रास्ता एक ही है। आपके जो वेसल्स हो गए, आपके डक्ट हो गए, तो ये भी सारे के सारे कन्फाइंड स्पेस के अंदर आएँगे। इन जिस एरिया में भी आप काम करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे जाने के लिए, काम करने के लिए प्रॉपर वर्क परमिट लेना पड़ेगा। हाइट वर्क, जहाँ पे भी आपका काम आप हाइट पे करने वाले हैं, वहाँ पे 1.8 मीटर की हाइट से ऊपर जाते ही आपको वर्क परमिट का ज़रूरत पड़ेगा। नीचे भी आप वर्क परमिट ले सकते हैं अगर उसके नीचे कोई खतरा है। मान लीजिए आप अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं और आप ग्राउंड लेवल पे हैं, नीचे अंडरग्राउंड है, आपका गड्ढा है नीचे, तो वो भी हाइट सेफ्टी में आएगा, उसके लिए भी आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। ऐसे एरिया में जहाँ पे कि रेलिंग नहीं है, आप स्टेयर पे काम कर रहे हैं, मंकी लैडर पे काम कर रहे हैं, आप एक्सपोज़ हैं, आप गिर सकते हैं वहाँ से नीचे, तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। जहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट के पोटेंशियल्स हैं, वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है किसी तरीके की, तो वहाँ पे आपको वर्क परमिट लेना है। किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल का काम करते हुए कोई छोटा मेंटेनेंस, बड़ा मेंटेनेंस, जहाँ पे भी इलेक्ट्रोक्यूशन हज़ार्ड है, आपको ऐसे पोटेंशियल है कि आपको करंट लग सकता है, आग लग सकती है, उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेना है। एक्सकवेशन, जब भी आप कभी 0.5 मीटर या आधे मीटर के से ज़्यादा आपको गड्ढा अगर खोदना है, तो उसके लिए आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अंडरग्राउंड जो यूटिलिटीज़ हैं, वो पंचर हो सकती है, डैमेज हो सकती है, किसी भी तरीके की यूटिलिटी आपको मिल सकती है, चाहे वो पानी का यूटिलिटी हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का लाइन हो, सीएनजी, पीएनजी का लाइन हो, आपका ऑयल का लाइन हो, किसी भी तरीके की जो यूटिलिटी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी है, वो आपको वहाँ पे मिल सकती है, तो उसके लिए आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। क्लास 2 में कौन-कौन से वर्क परमिट आएँगे? जो कि जनरल रूटीन है। जो रूटीन मैटर में जो आप काम करते हैं आपके साइट के ऊपर, आपके प्लांट के ऊपर, जैसे हॉर्टिकल्चर के काम हो गए, आपको पानी देना है पौधों में, तो उसके लिए कोई वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप की जो जनरल जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, वो इसके अंदर आ जाएँगी। उसके अलावा कौन-कौन जो है आदमी साइन कर सकते हैं आपके वर्क परमिट के ऊपर? वो आदमी आपके वर्क परमिट के ऊपर साइन कर सकते हैं जो कि ऑथराइज़ हैं। जिनको कि काम का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने उस काम को पहले किया हुआ है, उसके अंदर उनको पता है किस तरीके के हज़ार्ड हो सकते हैं और उन दुर्घटनाओं को कैसे काबू किया जा सकता है, वो साइट के ऊपर जाके उसको असेस करेंगे, उसको देखेंगे और आपको वर्क परमिट इश्यू करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी साइट के ऊपर वर्क परमिट को अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया गया है, अच्छे तरीके से उसको फ़ॉर्मलाइज़ किया गया है, तो साइट के ऊपर दुर्घटना होने के चांसेस शून्य हो जाते हैं। क्योंकि वर्क परमिट के अंदर हर एक्टिविटी को डिटेल में दिया जाता है। अगर आप साइट के ऊपर जाते हो, वर्क परमिट को देखते हो, सारी चीज़ों को टिक करते हो, हर एक चीज़ को सिलेक्ट करते हो, उसको चेक करते हो, तो दुर्घटना की संभावनाएँ एकदम ज़ीरो के बराबर हो जाती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमको हमारे ऑफ़िस में ही कोई लेके आ जाए वर्क परमिट, उसको हम लोग बस बैठ के साइन कर दें वहाँ पे।
वो जो चीज़ें हैं, वो जो आप साइट के ऊपर ना जाके एक जगह एक बंद कमरे में बैठ के आप साइन कर रहे हो वर्क परमिट के ऊपर, वो ही हज़ार्डस है। अगर आप साइट के ऊपर जाके आपने साइट को असेस नहीं किया है, तो दुर्घटना होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो दूसरा हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग सेफ्टी ऑफिसर जो है वो खुद सेफ्टी जो ऑफिसर होते हैं, कई साइटों पे देखा जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर के हाथ में बुक रहती है, वो खुद सिविल इंजीनियर के पास में, एग्जीक्यूशन इंजीनियर के पास में जाता है कि लीजिए सर आप साइन कर दीजिए वर्क परमिट को। हमारा जो वर्क परमिट का जो कल्चर है ना, वो सिस्टमेटिक नहीं है। अगर हमारा जो वर्क परमिट है उसको सिस्टमेटिक तरीके से लागू कर दिया जाए, उसको इस तरीके से लागू कर दिया जाए कि वो मैंडेटरी हो जाए और हर चीज उसको उसके हिसाब से की, तो साइट के ऊपर कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आई वॉश करते हैं। आई वॉश कैसे करते हैं, हम लोग वर्क परमिट को फॉर्मेलिटी की तरह यूज करते हैं कि क्लाइंट की तरफ से हमारे को फॉर्मेलिटी दी गई है कि हमने एक वर्क परमिट है, इसका फॉर्मेट है, उसको भर के जमा करना है, नहीं तो हमारे काम को रोक दिया जाएगा। वर्क परमिट जो है वो ऑथराइज करने का काम, हाँ, सिर्फ ऑथराइज आदमी ही करेगा उसको। कुछ गिने चुने लोग उसको, जो ऑथराइज है काम को करने के लिए, जिनको उसका एक्सपीरियंस है, वही लोग उसको ऑथराइज करेंगे, वही लोग उसको परमिट देंगे। अगर ठीक तरीके से वर्क परमिट को भरा जाए, ठीक तरीके से वर्क परमिट को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो साइट के ऊपर दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। इशूइंग अथॉरिटी कौन कौन सी होंगी आपकी? इशूइंग अथॉरिटी वो होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए, साइट के ऊपर सेफ कंडीशन बनाने के लिए, ताकि सेफली काम को किया जा सके। उन लोगों को इशूइंग अथॉरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने वर्क परमिट को इशू कर दिया, लेकिन आपके पास में वो पावर नहीं है कि आप साइट के ऊपर चीजों को जाके इम्प्लीमेंट कर दो। आपने एक हाइट सेफ्टी के ऊपर आपको वर्क परमिट देना था, लेकिन हाइट के ऊपर रेलिंग नहीं है और आपके अंदर इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप रेलिंग लगा सको, तो वर्क परमिट फेल है। जब तक उस आदमी से रेलिंग को कंप्लीट ना करवाया गया हो, तब तक वर्क परमिट इशू करना ही नहीं है। उससे दुर्घटना रुक जाती है, उससे दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क परमिट को वही इशू करेगा जिसके पास में अथॉरिटीज हैं काम को रुकवाने की, काम को करवाने की। जब सब कुछ उसको सेफ फील होगा, तभी वो वर्क परमिट इशू करेगा। उसके बाद जितने भी टाइप के वर्क परमिट्स हैं, वो जनरली जो है शिफ्ट के हिसाब से दिए जाते हैं, या साइट इंचार्ज या शिफ्ट इंचार्ज जो होता है उनके लेवल पे, या फिर जो कुछ एग्जीक्यूटिव लेवल है या अबोव है, जो साइट के मैनेजर हो गए, साइट के इंजीनियर्स हो गए, वो लोग उसको ऑथराइज कर सकते हैं जिनके पास में अथॉरिटी है, जिनको वर्क एक्सपीरियंस है। परमिट ही कौन है, कौन लेगा परमिट? इम्प्लॉय लेगा परमिट, जो काम करने वाला है, जो जॉब का इंचार्ज है, कोई आपका सिविल इंजीनियर है, या जो कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्पेक्शन टीम है, सर्वे है, ये जितने भी कोई टीम है, वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, अगर वो कोई अनसेफ काम या ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके अंदर की लाइफ थ्रेट है, किसी आदमी की जान जा सकती है, वहां पे उनको परमिट लेने की जरूरत है। उसके बाद प्रोटेक्शन मेजर्स क्या हैं? हाँ, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसे कि हेलमेट, जैकेट, शूज, ये सब डालिए, उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। हर खतरे के हिसाब से आपके लिए पीपीज बने हुए हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स में और क्या क्या आएंगे, आप जहाँ पे आप काम करने वाले हैं उस एरिया को बैरिकेड कर दीजिए। जितना भी कोई फ्लेमेबल मटेरियल है, कंबस्टिबल मटेरियल है, उसको वहां से हटा दीजिए। आपका जो फायर टारपुलिन है या फायर मैट जो आपकी आती है, या ब्लैंकेट जो आती है, फायर ब्लैंकेट, उसको हम यूज करेंगे ताकि जो हमारे स्पार्क्स हैं वो उड़ के इधर उधर ना जाए और आग ना लगने पाए। जितने भी हमारे अटेंडेंट हैं और जितने भी हमारे जो टूल जो हमें चाहिए हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। हमारा जो मेन वेज है, आने जाने के जो रास्ते हैं, वो हमेशा खुले हुए रहने चाहिए। हमको कोशिश करनी है कि वहाँ पे सिर्फ ऑथराइज आदमी ही जा सके। अगर हम लोग कन्फाइंड स्पेस की बात करते हैं, तो सिर्फ उसी आदमी को अंदर जाना चाहिए जो कि ऑथराइज है, जिसके पास में वर्क एक्सपीरियंस है। फालतू लोगों को उस एरिया में जहाँ पे कि हजारस काम चल रहा है, हजारस एक्टिविटी चल रही है, किसी को भी जाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। और क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर हो सकते हैं? हमारा जो पॉजिटिव आइसोलेशन है उसको हमने मेंटेन करना है। जब तक हमारा काम चलेगा तब तक हमारे को जो वेंटिलेशन है, हमको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, हवा का आवागमन अच्छे से होना चाहिए। अगर हवा नहीं आ पा रही है तो हमको एडिशनल हेल्प के लिए एडिशनल सोर्स से हवा को बनाना पड़ेगा, किसी फैन की द्वारा या किसी ब्लोअर की हेल्प से हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचा सकते हैं। आपका जो वर्क परमिट है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी देख ले कि हाँ, अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे कोई अनसेफ, यहाँ पे कोई हजार्डस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिकल जो आइसोलेशन है उसका मतलब क्या है? जितने भी आपका जो वर्क परमिट आप इशू कर रहे हैं उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो भी आप जहाँ पे काम करने वाले हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का सप्लाई है उसको आइसोलेट कर दिया गया है। कोई लॉग आउट टैग आउट सिस्टम वहाँ फॉलो हो रहा है ताकि आप वहाँ काम करने जाएं और कोई आदमी उसको जो अनऑथराइज हो, जो कि काम के बारे में नहीं जानता है, वो उसको ऑन कर दे ताकि वहाँ पे जो आदमी काम कर रहा है उसको इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए वो आदमी। तो उसको देखना है, आइसोलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी हम लोग काम करते हैं तो लॉग आउट टैग आउट हमने यूज करना है ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो। और कभी भी ऐसा कोई टैग अगर कहीं लगा हुआ है लॉग आउट टैग आउट का, तो उसको हमने ऑपरेट नहीं करना है। तो उसको डू नॉट ऑपरेट का भी हम लोग टैग लगा सकते हैं। और जब ऐसे कोई टैग लगे हुए हैं तो हमने समझ जाना है कि यहाँ पे अंदर कोई क्रिटिकल एक्टिविटी चल रही है और हमें यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आगे लोगों की जान चली जाए। वैलिडिटी क्या हो सकती है वर्क परमिट की? तो वर्क परमिट जो है मिनिमम हम लोग 8 घंटे के लिए दे सकते हैं, या फिर जितना वर्क का रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए 1 घंटे का रिक्वायरमेंट है, 2 घंटे का रिक्वायरमेंट है। हम लोग ये साइट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे वहां पे एक एक मिनट का वैल्यू है। मान लीजिए आप रेलवे के लिए काम करना चाहते हैं, आप रेलवे के ऊपर या रेलवे के आसपास में काम करना चाहते हैं, जहाँ पे कि आपको इलेक्ट्रिकल शटडाउन लेना पड़ेगा। आपका जो वहां पे जो वर्क परमिट बनेगा आपका रेलवे से मिलेगा। आपको रेलवे से आपको शटडाउन मिलेगा 1 घंटे का, 2 घंटे का। एक एक घंटे का, दो दो घंटे का शटडाउन लेने के लिए रेलवे को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं कि हमें कुछ देर के लिए आप ब्लॉक दे दीजिए, कुछ देर के लिए हमें शटडाउन दे दीजिए, हम लोग काम करने वाले हैं। साइट के ऊपर जब है हमारा स्पेसिफिक काम हो तो 2 घंटे 4 घंटे जितने का हमारा काम होना है उतने घंटे का ही वर्क परमिट इशू करना चाहिए। मैक्सिमम आप इसको एक दिन के लिए दे सकते हैं। हम लोग वही कोशिश करते हैं कि एक शिफ्ट के हिसाब से दिया जाए। जनरली हमारे यहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, कई जगह 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसी के हिसाब से आपको वर्क परमिट जो है वो इशू करना है। जब भी कभी आपको जरूरत है तब आप परमिट को इशू कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको पहले एरिया जो है उसको चेक करना है। एरिया चेक करने के बाद ही वर्क परमिट इशू करना है। वहाँ पे कोई ऐसा पोटेंशियल तो नहीं है, ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई हजार्डस चीज तो नहीं है जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाए। जितने भी आपके शिफ्ट वहां पे आएंगे आपके वर्क परमिट सिस्टम के द्वारा जहाँ पे आपका काम चल रहा है, जितने भी शिफ्ट में जो लोग आएंगे उन सब शिफ्ट वाले सेफ्टी वालों की ड्यूटी बनती है कि जो वर्क जो चल रहा है उसको देखेंगे, जाके वहां पे क्लियरेंस देके देखेंगे कि अगर वहां पे क्लियरेंस है तभी आपका काम हो पा रहा है। उसके बाद आप फिजिकल चेक करेंगे साइट को देखने के बाद ही हम वर्क परमिट इशू कर सकते हैं। तो परमिट जो इशू करेंगे उसका स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम रेंज होना चाहिए। आपका जॉब जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, और जिस आदमी को आप दे रहे हैं उसको स्पेसिफाई उसका नाम वगैरह डिटेल वगैरह डालना चाहिए कि किस आदमी को परमिट दिया गया है। उसके बाद जो परमिट जो है वो रिव्यूड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए आपके सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जिसने वर्क परमिट को इशू किया गया है। वर्क सुपरवाइजर जो कि काम को सुपरवाइज करेगा। जितने भी अफेक्टेड वर्कर हैं, जितने जो अफेक्टेड जो वर्कर है जिनको चोट लग सकती है, जिनके साथ दुर्घटना हो सकती है, उनका कोई एक मुंशी वो उसको ले लिया जाए, उसके साइन करवाने चाहिए। आपका जो एरिया मैनेजर है जो कि काम करेगा, जो ओवरऑल इंचार्ज है उस साइट का, उसके साइन इसके ऊपर होने चाहिए। उसके बाद क्या क्या देखेंगे, आपका सेफ वर्क परमिट में जो आपके प्रिकॉशंस है वो क्या क्या लेने चाहिए। जितने भी इमरजेंसी प्रोसीजर हैं उनको देख लिया जाए। मान लीजिए किसी साइट पे किसी टाइप की कोई दुर्घटना हो रही है, उसको रोकने के लिए, या अगर वो दुर्घटना हो जाए तो किस तरीके से इमरजेंसी डीलिंग की जाएगी, इमरजेंसी में किस तरीके से आगे पीछे जाया जाएगा या इंसान की जान बचाई जाएगी, उसको सबको सबके साथ में शेयर कर लेना चाहिए कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो हम लोग इस तरीके से लोगों की जान बचाएंगे। तो वो देखना है। जितने भी आपके इमरजेंसी इक्विपमेंट है, मान लीजिए आप फायर का काम करना चाहते हैं तो आप फायर एक्सटिंग्विशर लगाइए वहाँ पे। फायर एक्सटिंग्विशर ना कर किसी बिल्डिंग में अगर है तो होजरी होज या आपका फायर हाइड्रेंट लगाइए वहाँ पे। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है किसी भी काम के दौरान। आपका जो भी एरिया है उसके जो हजार्ड है उनको पहले देखा जाना चाहिए। अगर हजार्ड आपने चेक कर लिया उसके बाद ही आप काम को अलाउ कर सकते हैं। आप किसी ऐसे मटेरियल के साथ में अगर डील कर रहे हैं जिस मटेरियल से कुछ हो सकता है, जैसे आप किसी ऐसे लिक्विड के साथ डील कर रहे हैं जिसको आंखों में जाने से, नाक में जाने से, इनहेलेशन होने पे कुछ खतरा हो सकता है, तो उसको आप प्रॉपर चेक कीजिए। और मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, और जो आदमी ऑथराइज्ड है सिर्फ उन्हीं को काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए। उसके बाद में जितने भी आपके स्पेशल प्रिकॉशंस हैं,
किसी भी काम के अंदर अगर कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ, एडिशनल इसको हमने देना है तभी हम लोग काम को कर पाएँगे, तो हमने उस चीज़ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी ड्रेन का ऊपर काम कर रहे हैं, किसी उसका कैप वगैरह से काम कर रहे हैं, आप किसी आपका जो एडजेसेंट एरिया है, आस-पास का जो एरिया है उसको देखना है, कंबस्टिबल जो मटेरियल है उसको देखना है, आपका जो ग्राउंडिंग है उसको देखना है, आस-पास के एटमॉस्फेयर में क्या-क्या हो रहा है उसको सबको देख के ही वर्क परमिट को इश्यू करना है हमने। उसके बाद में हमारा जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो है, जो हमें चाहिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितने भी टाइप के जिस भी टाइप का हज़ार्ड है, उस टाइप का आपका सेफ्टी का आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। जैसे आपका सेफ्टी ग्लास है, हार्ड हैट, फेस शील्ड, सेफ्टी शूज़, ये सारे के सारे दिए गए हैं। वार्निंग साइन लगा के आपने काम करना है कि वहाँ पे काम चल रहा है, या मैन अहेड या मैन वर्क अहेड, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। मैन एट वर्क कर सकते हैं। कोई सप्लीमेंट्री इल्यूमिनेशन, मान लीजिए आपका कहीं अंधेरा हो गया है, या आपको ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ पे कि शाम होने के बाद आपको एडिशनल लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे सप्लीमेंट्री आपको लाइट देनी है। जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उस एरिया को फुली बैरिकेड कर देना है, जिससे कि कोई अनऑथराइज्ड आदमी उस साइट के ऊपर एंटर ना कर सके। हमको कोशिश ये करनी है कि अगर फ्लेमेबल एरिया है, मान लीजिए आप सीएनजी की लाइन में काम कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कि एक स्पार्क जनरेट होने की वजह से आग लग सकती है, जैसे प्रिंटिंग मीडिया है, या प्रिंटिंग की जो फैक्ट्रीज होती है, जो प्रिंटिंग के जो बड़े-बड़े यूनिट्स होते हैं, वहाँ पे ऐसी फ्यूम्स चलती हैं, वहाँ पे हम लोग स्पार्क प्रूफ टूल यूज़ करते हैं, जिनके अंदर कोई भी स्पार्क जनरेट ना हो पाए, और स्पार्क की वजह से कोई एक्सप्लोजन ना हो। तो उसको देखना है। सेफ्टी हार्नेस वगैरह, फुल बॉडी हार्नेस हमको यूज़ करना है। अगर लाइफ़लाइन की ज़रूरत है तो लाइफ़लाइन देना है। कोई इमरजेंसी एस्केप अगर बनाना है तो हमको ट्राइपॉड के साथ में इमरजेंसी एस्केप, जहाँ पे कि आप मेन हॉल में काम कर रहे हैं, वहाँ से आदमी को निकालना बड़ा रिस्की हो जाता है। उस केस में आप ट्राइपॉड डालिए ताकि इमरजेंसी एस्केप किया जा सके। आपके पास में कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर रेडियो, फ़ोन या वॉकी-टॉकी होनी चाहिए। रेस्पिरेटर की ज़रूरत जहाँ पे पड़े, आप किसी कन्फाइंड स्पेस में आप जा रखे हैं, आपको रेस्पिरेटर चाहिए, तो आप ये सेट अपना लेके जाइए। आप जितने भी आपके जो ग्लव्स ग्लव्स हैं, जितने आप केमिकल के साथ डील कर रहे थे, केमिकल का अलग ग्लव्स आएगा, इलेक्ट्रिकल का अलग ग्लव्स होगा। आपका प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, अगर केमिकल के साथ काम कर रहे हो तो अलग तरीके का आपको सूट दिया जाएगा। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो उसका प्रोटेक्टिव क्लोथिंग अलग आ रहा है। आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन, अगर कहीं पे आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप वेंटिलेशन को मैकेनिकली दे सकते हैं, एडिशनली आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ केमिकल के साथ डील करें जहाँ पे आपके आई में कुछ चला जा सकता है, आई में स्प्लैश हो सकता है, तो वहाँ पे आपको आई वॉश के साधन लगाने चाहिए। या किसी ऐसे केमिकल के साथ डील करें तो वहाँ पे शावर होना चाहिए, ताकि अगर कोई केमिकल का आपके ऊपर स्पिलेज हो गया है तो आप उसको इजीली धो पाएँ। आप कोई सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस, ये होते हैं छोटे एरिया के लिए। इसको आप आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आपको मिलती है, जिससे कि आप साइड से अंदर या बाहर जा सकते हैं। ये खास करके टनल्स के अंदर दिया जाता है। उसके बाद ग्राउंड फोर्स सर्किट इंटरप्टर, ये जीएफसीआई बोलते हैं इसको। जीएफसीआई हर टूल के अंदर लगी जाती है। अगर कहीं से भी ग्राउंड लीक होगा, मतलब अर्थ लीकेज अगर होगा, तो एक तरीके से जैसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर काम करता है, वैसे ही जीएफसीआई काम करता है। तो आपकी जो मशीन है उसको बंद कर देगा। जितने भी आपके लेडर हैं, लिफ्ट हैं, स्कैफोल्डिंग है, अगर उसको कोई भी किसी भी तरीका उसके अंदर खतरा है तो उसके हिसाब से ही आपने काम करना है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं एक्सकवेशन की, तो हम लोग क्या-क्या देखेंगे? काम शुरू करने से पहले अंडरग्राउंड जितनी भी यूटिलिटीज हैं उसको देखेंगे, और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के ऊपर जो हजार्ड है उसको रिव्यू करेंगे। आपका जो सोयल है उसको चेक करेंगे, किस क्वालिटी की सोयल है, उसका स्टेबिलिटी क्या है, वो कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी। आपका जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है उसमें किस तरीके का काम किया जाएगा, किस तरीके का कट दिया जाएगा, कैसे जो वॉल का अगर रीइंफोर्समेंट करना है तो उसको कैसे किया जाएगा। सब चीज़ों को आपने देख के जितने भी आपके सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वेरीफाई करेंगे कि वहाँ पे कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है कि नहीं है। हम लोग ऐसा प्रोविजन लेंगे कि वहाँ पे उस एरिया को प्रॉपर बैरिकेड कर देंगे। अगर कोई ओपन ट्रेंच है तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए आप ट्रेंचिंग दे सकते हैं, शील्डिंग दे सकते हैं, शोरिंग दे सकते हैं। जिस भी तरीके का मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप रिक्वायरमेंट दे के मंगा सकते हैं। अगर आपका सोइल कंटेमिनेट हो गया है तो सेफ्टी की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मैनेजमेंट को बताएगा कि सेफ्टी और हेल्थ जो प्लान है उसको अडॉप्ट किया जाए, ताकि आगे जो फर्दर जो इंसिडेंट है उनको होने से रोका जा सके। तो समरी क्या है वर्क परमिट की? जितने भी आपके हॉट वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री है, आपका एक्सकवेशन है, ब्लास्टिंग है, इंटरनल कंबस्शन इंजन इनसाइड द बिल्डिंग है,
ये जितने भी आपकी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हज़ार्डस हैं, जिनकी वज़ह से दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, तो उनके लिए आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। एक बार आपने वर्क परमिट ले लिया, आपका जो वर्क परमिट है, आपको बंद भी करना है कि आपका आज वर्क परमिट हो गया, आपका काम खत्म हो गया, तो उसको बंद भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने उसको खुला छोड़ दिया। वर्क परमिट लेने के बाद क्लोज़ भी दिखाना है कि हाँ, हमने वर्क परमिट लिया था, हमने काम खत्म किया, उसके बाद में हम लोग उस काम को बंद कर रहे हैं। आपका जो वर्क परमिट है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मान लीजिए आज मेरी साइट के ऊपर कोई दुर्घटना हो गई, तो मैं उस वर्क परमिट के अंदर लिखूँगा कि आज 3:45 पे मेरी साइट के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी को चोट लगी थी, उसको हाथ में फ्रैक्चर हुआ है या उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसको फलाँ हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। अब उसकी हालत कैसी है, वो सारी की सारी कंडीशन दिखाई देंगी। कल को जब इन्वेस्टिगेटर जब आएगा तो सबसे पहले पूछेगा वर्क परमिट दिया था कि नहीं दिया था? अगर वर्क परमिट दिया था तो उसमें एक्सीडेंट की डिटेल क्यों नहीं है? अब आपकी साइट के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और आपने वर्क परमिट क्लोज़ नहीं किया, तो उसकी सारी की सारी डिटेल आपका एक लीगल एविडेंस है आपकी जान बचाने के लिए। तो जितने भी भाई सेफ्टी में काम करते हैं, उनको सबको ये चीज़ देखना है कि वर्क परमिट जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उसको सही तरीके से भरा जाना चाहिए। छोटी-मोटी डिटेल आपको जो भी मिलती है, आपको कोई टूल खराब दिखाई दिया, आप टूल को मेंशन कीजिए कि जब मैंने इंस्पेक्शन किया तो ये टूल खराब था, उसको आप डाल सकते हैं। तो आपका जो परमिट है वो क्वालिफाइड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव ही भरेंगे। अगर आप फायर का काम करना चाहते हैं, हॉट वर्क करना चाहते हैं, तो आपका जो फायर मैनेजर है या फायर ऑफिसर है, वो आपको वर्क परमिट इशू करेगा। आपका जितने भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, स्पेसिफिक जॉब के लिए वर्क परमिट को इशू किया जाता है। आपके जितने भी वर्क परमिट हैं वो साइंड होंगे किसके द्वारा? सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो काम करवाना चाह रहा है उसके द्वारा। जिन लोगों को चोट लग सकती है, जिनके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव। आपका जो मैनेजर, जो आपका वर्किंग एरिया का इंचार्ज है, उन सब से इसको करवाना है। मैं एक आपको सैंपल दिखाना चाहूँगा किस तरीके का एक सैंपल जो है आप यूज़ कर सकते हैं आपकी साइट के ऊपर। ये देखिए ज़रा, आप इसको देखने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इस तरीके का वर्कआउट, इस किस तरीके का आपका वर्क परमिट हो सकता है। मान लीजिए ये आपका XYZ है, किसी कंपनी का नाम हमने नहीं डाला है इसके अंदर। इसके अंदर आप कुछ भी वो ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये देखिए, इस तरीके का वर्क परमिट हो सकता है। XYZ कंपनी, आप कोई भी कंपनी है उसका नाम, उसका लोगो डाल सकते हैं। ये शी मैनुअल होता है और आपका जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट के ऊपर एक नंबर होता है। तो हमने डाला इसको SHE 4, मतलब 4 नंबर हमारा जो है वो हॉट वर्क परमिट के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज की डेट डाल दी हमने 21/6/2020 को हम वर्क परमिट इशू कर रहे हैं। ये होता है रिवीजन डेट। अगर मान लीजिए आपके साइट पे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसके ऊपर जो आपका जो वर्क परमिट है उसके अंदर उसकी डिटेल नहीं थी, तो आपको हर एक्सीडेंट के बाद में आपका जो वर्क परमिट है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये रिवीजन डेट हो गई। ये आपके पेज हो गई, आपका कितने पेजेस का है उस पर आप डालेंगे। आपका परमिट नंबर क्या है, 1, 2, 10,000, 5,000, वो आप डालेंगे। डेट डालेंगे यहाँ पे, एप्लीकेंट का नाम डालेंगे जो आदमी लेना चाह रहा है, कौन सा इक्विपमेंट यूज होना है वहाँ पे साइट पे जब आप काम करेंगे, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वर्क की, किस किस तरीके का आप काम करना चाहते हैं, कौन कौन सा टूल आप यूज करेंगे, जॉब कब स्टार्ट करेंगे, कब तक खत्म करेंगे, आपका जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो आपने ली है कि नहीं ली है, उसमें क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज करने वाले हो, आपका वर्क साइट जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं। मान लीजिए आपने फायर वॉचर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने फायर वॉचर आपने रखना है काम के ऊपर। अगर आपको नहीं मिला तो आप यहाँ पे नोट बना सकते हैं कि फायर वॉचर इज नॉट अवेलेबल। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, आप लिख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चाहिए वहाँ आप नॉट एप्लीकेबल या NA भी लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। उसके बाद चेक सीवर एंड द कवर्ड अगेंस्ट स्पार्क, अगर ऐसा कोई है जिसमें स्पार्क जनरेट हो सकता है वहां पे आप नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं, अगर वो चीज नहीं है तो। वार्निंग साइन आपने दिए हैं, अगर आपने नहीं दिए हैं तो ये इनमें से अगर आपको कोई भी चीज नहीं दिखाई दे साइट के ऊपर, जैसे इल्यूमिनेशन हो गया, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, रोड क्लोज नहीं किया गया, रोड क्लोज करने का साइन नहीं था, सेफ्टी हार्नेस नहीं था, किसी भी एक सिंगल पॉइंट की वजह से आप वर्क परमिट को रिजेक्ट कर सकते हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये, जिसके अंदर आप यहाँ कमेंट डाल सकते हैं कि ऊपर जो चीजें हैं ये चीजें मेरे को नहीं मिली साइट के ऊपर, इसलिए जैसे डस्ट मास्क नहीं मिला, सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना हुआ, तो मैं काम को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वर्क परमिट को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक मिलता है तो जितने भी आप जो चीज देखेंगे उसको आप लिखेंगे, ऑल अबव स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। सब तरीके से काम किया जाएगा, एक्टिविटी इंचार्ज के साइन हो जाएंगे, डेट आ जाएगी, ऑल जो अबव रिक्वायरमेंट है वो चेक कर दी गई है, सर्टिफाई कर दी गई है और काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो जो को जो है इंस्पेक्ट कर लिया गया है और साइट पे काम करने का अलाउ कर दिया गया है। ये सेफ्टी ऑफिसर के साइन हो गए, डेट होगी।
उसके बाद जब वर्क जब कंप्लीट हो गया है तो वर्क कंप्लीट होने के बाद जो आपकी साइट जो है वो क्लीन है और सेफ कंडीशन में है। उसके बाद आपका कैंसिलेशन ऑफ वर्क, अगर किसी तरीके से ये चीज़ आपको नहीं मिली थी तो यहाँ पे आप सेफ्टी ऑफिसर जो है या सेफ्टी अधिकारी जो है उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको देखना है जब भी किसी काम को आप अलाउ कर रहे हैं उस टाइम पे आपको देख के और ये भर के तभी आपको काम को अलाउ करना है। तो ये आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। सब अपने प्रिकॉशंस देख लिया किस किस तरीके से आप प्रिकॉशन लेंगे। उसके बाद जब हमने काम खत्म कर दिया तो जैसे हमने वर्क परमिट के अंदर देखा है, हम काम को हमारा जो शीट है, जो वर्क परमिट है उसको हम लोग सरेंडर कर देंगे कि हमारा काम फिनिश हो चुका है, हमारा जॉब खत्म हो गया है, इसको हम लोग वापस हैंड ओवर कराना चाहते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।